अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, खबर यह है कि गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 69 पैसे ही बरकरार रहेगी, लेकिन डीजल की कीमत में 4 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है और शहरी परेशान होते जा रहे हैं। एक तो सरकार के रेट लिस्ट में अशिया की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और दूसरा दुकानदारों की जानिब से मनमाने रेट लगाकर मसनूई महंगाई का तूफान बर्पा किया जाता है। आज के भाव ताव मार्केट की सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। आज 1 दिसंबर है और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस मोहलिक मर्ज से बचाव है और एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर उजागर करना है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद एड्स से मुतासिर हैं, जबकि पाकिस्तान में ये तादाद 1,65,000 से तजावज कर चुकी है। यूएसएड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1,90,000 नॉन रजिस्टर्ड यानी पोशीदा मरीज भी मौजूद है, जिनको खुद भी मालूम नहीं है कि वो इस मोहलिक वायरस का, इस मोहलिक मर्ज का शिकार हो चुके हैं, जिनका 55% पंजाब में मौजूद है। पाकिस्तान में एड्स के सबसे ज्यादा केसेस सुबह सिंध में मौजूद हैं और रवा साल सिंध के शहर लाड़काना से ही 35,000 से जायद HIV के मरीज रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि सिंध भर में मरीजों की तादाद 64,000 से जायद बताई जाती है। एड्स एक ऐसा मर्ज है जो जानलेवा होने के साथ साथ ला इलाज भी है। हर साल 1 दिसंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स का दिन मनाया जाता है और एड्स के आलमी दिन के मौके पर एड्स से बचाव की आगाही मुहिम चलाई जाती है, जिसमें लोगों में इस शऊर को बेदार करना होता है कि इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और उसके हवाले से मालूमात भी फराहम की जाती है। पाकिस्तान में एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह नशा करने वाले अफराद का सिरिंजेस का गलत इस्तेमाल है। तहकीक से साबित हुआ है कि HIV का शिकार होने के चंद रोज बाद 85% लोगों को इन्फेक्शन की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसका बरवक्त इलाज मर्ज को जानलेवा होने से बचा भी सकता है। माहिरीन के मुताबिक एड्स का मर्ज एक वायरस के जरिए फैलता है जो इंसानी मुदाफती निज़ाम को तबाह करके रख देता है। एड्स का इलाज बरवक्त तशखीस और एहतियात के साथ साथ मुस्बत रवैये अपनाए बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। सिर्फ एहतियात ही के जरिए इस बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। एक जानिब पाकिस्तान दुनिया भर की तरह एड्स का आलमी दिन मना रहा है, जबकि दूसरी जानिब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन, खबर यह है कि 6 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से नौकरियां छोड़ भी रहे हैं। मुलाजमीन को तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही, मुलाजमीन की आवाज़ भी बुलंद करेंगे और इसके साथ साथ एड्स है क्या, किस तरह से फैलती है, बचना किस तरह से है और टेस्ट करवाना कब कैसे कितना ज़रूरी है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये एड्स रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। एक तो मैंने ये जो नशा करने वाले अफराद हैं इनका बताया, मजीद क्या रीजंस हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने खुद बड़े अच्छे तरीके से सारा बता दिया जो पब्लिक को जानना चाहिए। कि HIV एड्स एक वायरस की वजह से फैलती है जिसमें हमारा मदाफ़ती निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। इंसान भी किसी भी बीमारी का शिकार होकर अपनी मुतवक्को लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कम अरसे में फौत हो जाता है। ये वायरस हमारे जिस्म में डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए से आता है, जिसमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, अनसेफ सिरिंज के ज़रिए से है और अनसेफ ब्लड के ज़रिए से है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हैं वो इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन हमारे यहाँ सिर्फ 5% है। एड्स के केसेस की तादाद ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो ऑन रिकॉर्ड ट्रीटमेंट हैं, जो लोग ले रहे हैं इलाज, वो बहुत कम है। इसकी वजह इस बीमारी के साथ जो पंजाब में डॉक्टर साहब अभी क्या नंबर्स हैं? अगर आप 11,000 के करीब 11,000 है पंजाब में, और उनमें किन लोगों की ज्यादा तादाद है? इंजेक्शन ड्रग यूजर्स हैं 45% उनमें ज्यादा, जो नशा करते हैं वो एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल करते हैं और मल्टीपल लोग इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारे यहाँ। लेकिन इस बीमारी में जो इसके साथ शुरू में जब आई थी फॉरेन कंट्रीज में, अफ्रीका में और अमेरिका में, तो टोटल इसकी ट्रांसमिशन सेक्सुअल ही थी। इसके साथ वो स्टिग्मा, खौफ या डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी तक नहीं ख़त्म हो सका। इसके लिए कि उस खौफ और डर को हम कम करें और अपना स्टेटस जाने कि खुदा न खास्ता कहीं हमें हो ना,
खासकर इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में अनसेफ, जैसे हम इंजेक्शन अताइयों से लगवाते हैं। खवातीन भी तो पार्लर जाती हैं ना, मर्द हजरात भी तो बार्बर शॉप्स पे जाते हैं, वो भी तो इरेजर का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम कि वहाँ पे क्या हो रहा है? जी, डायरेक्ट कांटेक्ट, इसमें भी पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 55,000 जो बार्बर ब्यूटी सैलून्स उनकी रजिस्ट्रेशन भी की है, उनकी ट्रेनिंग भी की है, उनको बार्बर किट्स भी दी हैं और उनकी स्क्रीनिंग भी की है और वहाँ पे मैसेजेस भी डिस्प्लेड हैं। मैं आपके जरिए से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब HIV एड्स की बीमारी इलाज नहीं है, ये नहीं कि इसका इलाज नहीं है। अगर HIV एड्स का मरीज प्रॉपर्ली डायग्नोज हो जाए और वो मुस्तकिल दवाई लेता रहे ना, तो उसके जिस्म में वायरस का लोड है वो 200 कॉपीज पर मिलीलीटर से कम होता है। अच्छा, और नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ भी गुजार सकता है और बच्चे भी पैदा कर सकता है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि ये डिफरेंट स्टेजेस हैं क्या इसकी? कौन सी स्टेज तक जो है वो अगर तशखीस हो जाती है तो इलाज मुमकिन होगा? कहाँ पर बीमारी पहुंच जाएगी तो फिर इलाज वाले जुमरे में? जी, इनिशियली जब इन्फेक्शन होता है तो मरीज को हल्का सा बुखार, दर्दें वगैरह होती हैं, वो थोड़े अरसे के लिए रहती हैं। बाद में उसको लंबा बुखार, वजन की कमी, भूख का ना लगना या वो इलामात आ जाती हैं। एडवांस स्टेज में उसका जल्दी से वजन कम होना शुरू हो जाता है और वो किसी भी बीमारी से ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारा मदाफती निज़ाम बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। तो उसमें उसको नमूनिया हो जाए, इवन जिल्द का भी इन्फेक्शन हो जाए, गले का भी इन्फेक्शन हो जाए, तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि दवाइयाँ तो हम बाहर से देते हैं, अपना मदाफती निज़ाम भी हमारा हमें बीमारियों से बचाता है, जो कि कमज़ोर होने की वजह से इंसान किसी भी बीमारी का शिकार होकर मर जाता है। लेकिन किसी भी स्टेज पे इसकी डायग्नोसिस हो जाए और मरीज दवाइयाँ लेता रहे तो वो उससे 100% ठीक हो सकता है और नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, और नॉर्मल जिंदगी लोग गुजार रहे हैं दवाइयाँ मुस्तकिल इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, हमें सर ये बताइएगा कि एक तो आपने बताया कि किस तरह से एड्स फैलती जा रही है और लोग जो है वो इसको टेस्ट भी नहीं कराते। अब हमें टेस्ट का बताइए कि ये क्या बहुत महंगा टेस्ट होता है, इजीली किसी भी लैब से करवाया जा सकता है? एक हेल्दी पर्सन जो है उससे साल में, महीने में, 6 महीने में कितनी देर के बाद अपनी स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए? जी, अब HIV एड्स टेस्ट इसेंशियल हेल्थ पैकेज सर्विस का हिस्सा है कि जिसमें इनिशियल अगर हमारी स्क्रीनिंग होती है, जिसमें रूटीन के हम ब्लड यूरिन के टेस्ट कराते हैं, हेपेटाइटिस B, C कराते हैं, एक्सरे चेस्ट, तो HIV उसी का हिस्सा है, मैंडेटरी है। और ये पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से हमारे 16 अजरा में 25 सेंटर मौजूद है और वहाँ पे ये टोटल फ्री होता है। उसके बाद अगर डायग्नोसिस हो जाए तो दूसरी किट, TC किट पे करते हैं, उसका PCR करते हैं, फिर वायरल लोड करते हैं। ये तमाम लेबोरेटरी टेस्ट भी पंजाब में बिल्कुल फ्री हैं। ट्रीटमेंट पाएं तो ट्रीटमेंट भी टोटल इसकी 100% फ्री है, लेबोरेटरी भी, टेस्ट भी, इसकी काउंसलिंग भी और टोटल इलाज भी फ्री है। अब सेहत इंसाफ कोर्ट के जरिए से मेडिसिन पेशेंट कहीं से भी ले सकता है, क्योंकि स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पेशेंट अपनी आइडेंटिटी भी नहीं जाहिर करना चाहते थे। और आपने देखा कि हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ हम लिख भी नहीं सकते कि एड्स ट्रीटमेंट सेंटर है। तो उसमें एक तो पेशेंट का फॉलोअप भी होता रहेगा कि वो रेगुलर मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसको मैसेजेस भी जाते रहेंगे कि भी आपने मेडिसिन ले ली है, आपने रेगुलर लेनी है, जो भी हेल्थ प्रिकॉशंस हैं, और साथ साथ वो रेगुलर मेडिसिन ले भी रहा होगा, उसकी टेस्टिंग भी होगी, उसकी फॉलोअप भी हो रहा होगा। ये टोटल फ्री है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, लाहौर में कितने सेंटर्स हैं या फिर पंजाब पूरे में कितने सेंटर्स हैं आपके? जी, टोटल हमारे 25 सेंटर हैं, लाहौर में 5 हैं, न्यू हॉस्पिटल में, जना हॉस्पिटल में, सर्विस हॉस्पिटल में, सैयद मीठा में और शौकत खाना में। ठीक, तो वहाँ पर कोई भी जाकर आप कोई साल के बाद या 6 महीने के बाद कोई आपकी कैंपेन भी होती है कि आप लोगों की रैंडम सैंपलिंग करें ताकि पता चल सके कि क्या हालात जा रहे हैं, या फिर जो बंदा आपके पास आएगा आप सिर्फ उसी के टेस्ट? नहीं, हमारे पास बंदे आते भी हैं। अगर हम ऐसा कम्युनिटी में जाए ना तो कि हम HIV एड्स की टेस्टिंग कर रहे हैं तो कोई भी नहीं करवाता। हम जो रूटीन के कैंप्स होते हैं, हेपेटाइटिस B के हो गए, C के हो गए, या मास कैंपेन, एक तो उसके जरिए से जाते हैं कि HIV टेस्टिंग कर, दूसरा मुख्तलिफ CBOs काम कर रही हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स की हैं, मेल सेक्स वर्कर की, ट्रांसजेंडर्स की हैं, उनके ज़रिए से हम कैंपेन करते हैं और उनके ज़रिए से उनको कॉन्फिडेंस होता है कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, वो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं होंगे, और उनके साथ हम रेगुलर कैंपिंग भी करते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अब इन एहतियात हमेशा कहा जाता है कि इलाज से बेहतर है, क्या एहतियात की जा सकती है? ख़वातीन अगर पार्लर्स पे जाती हैं या फिर किस किस अंदाज में आप एक नॉर्मल हेल्दी जिंदगी गुजार सकते हैं? बिल्कुल, इनमें सिर्फ इसमें फैलाव की वजह 2 ही हैं, अनसेफ प्रैक्टिसेस एंड अनसेफ बिहेवियर। अगर इसके लिए हम आप सेफ प्रैक्टिसेस और सेफ बिहेवियर इख्तियार करें, जैसे हम ब्यूटी पार्लर में हमेशा डिस्पोजेबल्स पे आर्गू करें, शेव करवाते हुए डिस्पोजेबल पे आर्गू करें, सिरिंज हमेशा नहीं इस्तेमाल करें,
और ब्लड हमेशा स्क्रीन लगवाएं, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस करें, तो उसके ज़रिए से हमें ये नहीं हो सकती। डेट्स वाई कि बाकी कम्युनिकेबल डिजीज़ के मुकाबलतन इसका मैग्नीट्यूड या प्रेवलेंस इतनी नहीं है, इसलिए कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। एक हद तक जो विक्टिम होता है उसको पता होता है कि मैं रिस्क पे हूँ। अगर वो सेफ प्रैक्टिसेस करेगा ब्यूटी पार्लर पे या बार्बर शॉप पे या ब्लड इंजेक्शन लगवाते हुए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगवाते, तो वो कभी भी इस बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अभी सर्वेस किए जाते हैं आपकी तरफ से कि पता चल सके कि कितने लोग हैं, क्योंकि इस तरह का डाटा अक्सर ही इदारों के पास नहीं मौजूद होता कि हालात क्या चल रहे हैं। जी, 2016 में IBPS सर्वे हुआ था और उसके बाद UNAIDS में जितने की एस्टिमेट्स हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी या सेगमेंट्स को देखिए ना, डायरेक्ट कोई भी नहीं कहेगा कि मैं ये हाई रिस्क पॉपुलेशन में हूं, मैं सेक्स वर्कर हूं, मेल हूं, फीमेल हूं, ट्रांसजेंडर में, उस डिनाइल फेज में हैं हम। फिर हम CBOs के जरिए से जनरल पॉपुलेशन में उनमें इस स्नोबॉल टाइप ऑफ सैंपलिंग कि एक को पकड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उससे आगे पता चल जाए। एक मुश्किल मरला है, लेकिन उसमें हमारे जितने भी आते हैं ना, एक दफ़ा हम डायग्नोज हो जाते हैं या वो CBOs हमारे पास ले आते हैं, उसके बाद पेशेंट को हम बाकायदा रेगुलरली अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जिसमें हमारे 7 लोग घरों के डोर टू डोर जाते हैं ना, उनके जरिए से हम फॉलो अप भी करते हैं और उनको ट्रीटमेंट पे रखते भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, माजी की निस्बत अब ये मर्ज बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि अब देखिए एडवांस प्रोग्राम्स भी लाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से भी बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ काम किया जाता है, सेंटर्स भी मौजूद है, उसके बावजूद इस मर्ज के इतने तेजी से फैलने की रीजंस क्या हो सकते हैं? हाँ, उसमें हमारा ना बिहेवियर ही है, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर के हम कितना अपनी केयर करते हैं कि जितना सेफ प्रैक्टिस, अनसेफ जितना भी होंगे, चाहे वो सेक्सुअल बिहेवियर में होंगे, चाहे हम शेव करवाने में होंगे, चाहे सिरिंज में होंगे या ब्लड में होंगे, उतना ही हम इससे ज्यादा एक्सपोज होंगे। इट्स अप टू अस कि हम कितना सेफ प्रैक्टिस करते हैं, कितना हम सेफ सेक्स करते हैं। उसके लिए अवेयरनेस तो है, लेकिन लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते, उनके रवैयों का हिस्सा नहीं बनता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू ये भी है कि हमारे जितने भी अताई डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, इवन के ना भी अताई हों, जो हमारे मोस्टली जनरल फिजिशियंस हैं, जो छोटे छोटे गली मोहल्लों में उन्होंने क्लिनिक्स बना रखे हैं, वहाँ पर मरीज को चाहे एक छींक भी आती है, इंजेक्शन जरूर लगता है। बिल्कुल ऐसी है कि वो समझते हैं कि मीजल कैंपेन में हमने देखा कि इंजेक्शन लग जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम एक तो गैर ज़रूरी इंजेक्शन ना लगवाएं, मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, और साथ साथ हम हमेशा नई सिरिंज पे इसरार करें। उसके लिए भी हेल्थ केयर कमीशन और बाकी गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे हैं, जिनके पास लेजिस्लेटरी अथॉरिटी भी है और एक्शन भी होते हैं। हम खुद भी सेफ प्रैक्टिसेस की तरफ जाएं, सेफ बिहेवियर्स की तरफ जाएं, तो ये इस मरीज से हम बच सकते हैं। इन क्लिनिक्स के हवाले से या फिर जो इंजेक्शंस वाले हमारे रवैये बन चुके हैं, ना सिर्फ ये कि डॉक्टर्स बड़ा प्रेफर करते हैं कुछ जो गली मोहल्लों के होते हैं, बल्कि हमारे लोगों का एक रवैया बन चुका है कि डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दें ताकि हम जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल, इन रवैयों को बदलना कितना जी, इसमें सबसे मुश्किल काम दुनिया में ना बिहेवियर्स को ही चेंज करना है। लेकिन हमारे यहाँ ये लकली है कि हमारे पास इतना मीडिया और कम्युनिकेशंस का आ गया कि उसके जरिए से, मीडिया के जरिए से हम लोगों में ये अवेयरनेस ले आए, क्योंकि ये चीज़ें नीड बेस्ड भी हैं, इंसान की अपनी ज़रूरत भी है, और होपफुली अब जितनी अवेयरनेस रैपिडली आ रही है उसके ज़रिए से हम जल्दी इस बीमारी पे काबू पा लेंगे। हमने CBOs के ज़रिए से उनके इंटरनल भी ग्रुप्स बनवाए हुए हैं, जिनके ज़रिए से वो अवेयरनेस भी देते रहते हैं, ट्रीटमेंट पे भी रखते हैं, और अगर नया उनके इल्म में हो तो उसको वो स्क्रीनिंग भी करवाते हैं और ट्रीटमेंट पे भी ले आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के दिन के हवाले से जो पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस किस तरह से आप लोगों को अवेयर करने वाले हैं, क्या क्या प्लान्स हैं आज? जी, थैंक यू। आज अभी 11 बजे ना हम टोटल जो मीडिया है लाहौर का, उनकी हम एक गेट टुगेदर कर रहे हैं होटल में, और वहाँ पे हम हमारा जो स्लोगन है ना, वो यही है कि हमने मीडिया के जरिए से शऊर और आगाही देकर उस स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है। कि हमारे पास सेंटर्स भी हैं, डॉक्टर भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, मेडिसिन भी है, लेबोरेटरी भी फ्री है। इवन देन अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो वो खौफ और डर हमने मीडिया के जरिए से, हमने सोशल मीडिया के जरिए से वो काम करना है। आज की मीटिंग का या आज के दिन का हमारा मकसद भी ये है कि लोगों में डर और खौफ कम हो। जैसे ये नाकाबिल इलाज नहीं, ये बीमारी काबिल इलाज है।
अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो इसकी रेगुलर ट्रीटमेंट ली जाए तो आप उसको नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ये इवन डॉक्टर्स में भी है, स्पेशलिस्ट में भी है कि नहीं, वो हमने जब ट्रेनिंग करवाई तो पता चला कि वो कहते हैं ये तो नाकाबिले इलाज है, नहीं ये काबिले इलाज है। रेगुलर मेडिसिन लेते नहीं, जस्ट लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो भी तो हम सारी जिंदगी लेते हैं ना, लेते हैं तो हम नॉर्मल रहते हैं। ऐसे HIV एड्स में भी अगर हम वो मेडिसिन लेते नहीं तो हम नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। और नॉर्मल जिंदगी स्टडीज हैं कि उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक लोगों ने जिंदगी गुजारी जो रेगुलर मेडिसिन लेते रहे हैं। उसके साथ साथ आज हम 16 यूनिवर्सिटीज के साथ, वाइस चांसलर्स के साथ प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट MOU साइन कर रहे हैं इसी अवेयरनेस को ज्यादा करने के लिए। वो अवेयरनेस HIV एड्स के साथ साथ TB, मलेरिया, बाकी कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसके बारे में भी होगी। हम यूथ के जरिए से ये मैसेजेस उन तक भी पहुंचाएंगे जिन तक हम नहीं पहुंच रहे, जिन पर मीडिया भी नहीं पहुंच रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि आपके जो पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो मुलाजमीन हैं वो खासे नाराज हैं आपसे। हाँ, ये तनख्वाहों का क्या इशू है? उन बेचारों को जब तक सेटिस्फेक्शन पीसी मान जो है ना 2016 से 2019 तक था, फिर 1 साल की उसकी जेस्टेशनल पीरियड एक्सटेंशन हुई। अब वो एक लिहाज से वो प्रोजेक्ट क्लोज हो चुका है 30 जून को। उसके बाद जब जाते हैं कि गवर्नमेंट का एक तरीकेकार है कि आप गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, आपके पक्के मुलाजमीन है, कॉन्ट्रैक्ट हैं, अच्छा। पक्के नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हैं और डेली वेजेस हैं। हम वो प्रोजेक्ट में होते ही नहीं रेगुलर मुलाजमीन। वो हम गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं कि पिछली आपने जो हम फंड्स दिए थे उसमें हमने ये परफॉर्मेंस दी है, आगे हम ये करने जा रहे हैं। तो उस प्रोसेस में बड़ी डिबेटेबल सी डिस्कशंस होती हैं। जाहिर है कि एक नेशन को हम एक लेवल पे ले जाना है और हमने इस चीज़ों को अचीव करना है। वो डिपार्टमेंट में उधर होते होते अब वो PC1 भी अप्रूव हो गया है, 400 मिलियन हमें रिलीज भी हो चुके हैं, हम 50% लोगों को तनख्वाह दे भी चुके हैं, बाकी की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस में है। और बाकी प्रोजेक्ट प्रोग्राम भी मैडम फंड रिलीज होते हैं, आते हैं, करते हैं, तो वो अगस्त सितंबर तक चले जाते हैं। अच्छा, हमें तकरीबन 6 महीने हो गए हैं आपके मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, ये खबर मौसूल हुई है। 4 महीने मैडम हो गए। अच्छा। और उनमें हम 50% को दे चुके हैं पिछले 50% का क्या कसूर है बेचारों का? क्या वो काम करेंगे जब उनके घर के चूल्हे नहीं जो डेली वेजेस थे ना उनका तो होता है कि वो रोटेशन में चलते रहेंगे। बाकी मुलाजमी की एक्सटेंड करने का भी एक तरीकेकार है कि हम उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके कहें आगे भाई जी एक्सटेंशन होगी ना आपकी, वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। उसकी परफॉर्मेंस आती है, वो इवेलुएट होती है, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन होती है। वो भी इसी हफ्ते प्रोसेस में हो जाएगी कि जिन्होंने परफॉर्म किया है, बल्कि सबकी एक्सटेंशन हो जाएगी। 20 को PND में हमें अप्रूवल हुई है, 27 को हमें मिला है और 27 को हमने अपना होमवर्क आधा किया हुआ था कि जो हम एडवांस कर सकते थे उनको दे दी, बाकी को 20 हफ्ते में मिल जाएगी। ये बताइए कि ये जो हमारे ना सिर्फ आपके एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन परेशान हैं और बहुत सारे इदारों के हवाले से हम सुनते रहते हैं, मुलाजमीन एहतजाज भी करते रहते हैं। इस तरह के मामला जब इदारों के HR को फेस करने पड़ते हैं, लोगों को फेस करने पड़ते हैं, फिर इदारों की एफिकेसी कितनी खराब होती है, आपका काम कितना मुतासिर होता है? हाँ, उसमें मैडम ये अगर हम सिस्टम का हिस्सा हैं, हमें पता हो कि ये इतना टाइम लैग इन चीज़ों में आएगा, किसी भी चीज़ में, प्रोक्योरमेंट में आएगा या रिक्रूटमेंट में आएगा या PC1 में आएगा, इट्स अप टू द लीडर कि वो कैसे मैनेज करता है। हमने इस पीरियड में इस साल विद टीम वर्क और उन्हीं लोगों की वजह से कोविड के होते हुए भी हमने उस सर्विस डिलीवरी में डिप नहीं आने दिया। हमारा पेशेंट्स को इवन हमने हमारे पास, क्योंकि हम एज ए प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भी काम कर रहे हैं, तो हमारे पास गाड़ियाँ आती थी, TCS कोरियर भी नहीं कर रहा था काम, उन गाड़ियों के जरिए से हमने मेडिसिन लोगों के घरों में पहुंचाई है। 100% मेडिसिन लोगों को जो HIV के थे हम देते रहे हैं और उनको SOPs के बारे में भी गाइड करते रहे हैं। और ये इन्हीं की वजह से था कि सर्विस डिलीवरी में इस दौरान मैंने कोई गैप नहीं आया, क्योंकि हम वो पेशेंट के साथ साइकोलॉजिस्ट भी और डॉक्टर्स का एक मुस्तकिल ऐसा लिजियन बन जाता है ना, एक वर्किंग रिलेशन फैमिली की तरह। वो ना सिर्फ खुद अपनी ट्रीटमेंट को मेंटेन करता है, बाकी को भी जिसे पता हो लेके आता है। और ये सिर्फ इन्हीं की वजह से है ना, टीम ने काम किया में शामिल होने के लिए और एहतियात भी बताने के लिए, और इसके साथ साथ ये भी बताने के लिए कि हमेशा एहतियात इलाज से बेहतर होती है। नाज़रीन, मजीद भी हमने बात करनी है महंगाई के मामलात के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे मोहलिक वायरस के हवाले से जो कि बेलगाम होता जा रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा जानलेवा साबित हो रही है। अक्टूबर और नवंबर के महीने का अगर हम तकाबली जायज़ा करते हैं तो उसने खतरे की घंटी बजा दी। अक्टूबर की निस्बत नवंबर के महीने में कोरोना केसेस में 3 गुना और शरह अमवात में 5 गुना इजाफा, जबकि मरीजों की सेहतयाबी के तनासुब में 50% कमी देखने को मिल रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2458 नए केसेस सामने आए, जबकि 67 जिंदगियां मोहलिक वायरस की नजर हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केसेस मुस्बत आने की शरह 8.53% तक पहुंच गई है, जबकि इसी वबा के बायस मुल्क में 5082 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज किए गए हैं। लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 231 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में लाहौर में 2282 केसेस सामने आए, जबकि 58 मरीज जान से चले गए थे, जबकि नवंबर के दौरान 6278 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 270 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र शहर के मजीद 12 इलाकों में 24 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में शहरियों की आमदोरफ्त को महदूद किया जा रहा है। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, कलेक्शन सेंटर्स, अस्पताल और क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रखने की इजाजत है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा तो दिया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज तो था, ना वहां पर गली मोहल्ले वालों को पता था और ना ही वहां पर दुकानदारों को पता था। इवन के वहां पर जिन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन कराना है उनको भी मालूम नहीं था कि यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है और शहरियों की आमदोरफ्त को महदूद किया जाना है। तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सरफराज खान, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। पहले उनकी तरफ चलते हैं। सरफराज खान, बताइएगा कौन से इलाके में आप मौजूद हैं, स्मार्ट लॉकडाउन पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं? जी सिदरा, कल मैं मौजूद था फतेहगढ़ के इलाके में। हमने देखा कि कल वहाँ पे जो है वो डीसी ऑफिस की जानिब से मेंशन तो किया गया था लिस्ट में कि फतेहगढ़ की जो कुछ गलियाँ हैं उनको बंद किया गया है और उनको सील कर दिया गया है, वहाँ पे अमला भी तैनात है। लेकिन कल कुछ भी नहीं था, वहाँ पे बाज़ार खुला था, गलियाँ खुली थी। जो एरिया वहाँ पे मेंशन किया गया था वहाँ पे भी जो है वो कुछ ऐसी जो है वो SOPs दिखाई नहीं दी जो लॉकडाउन के दौरान पहले नज़र आती रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैलगरी ग्राउंड में, जहाँ पे 7 और 8 नंबर जो गली है वो मेंशन की गई थी लिस्ट के मुताबिक। डीसी ऑफिस से जो लिस्ट निकली इसके मुताबिक मेंशन की गई थी, लेकिन अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल दिखाई दे रही है। ना तो कोई पुलिस एहलकार है, ना ही इंतज़ामिया है, बल्कि गलियाँ खुली हैं। तमाम तर जो मेन बाज़ार है वो भी खुला हुआ है। जो गलियां मेंशन की गई हैं उसके मुल्हिका गलियों पे ना तो कोई बैरियर है, ना कनाते हैं। जो इंतजामिया है, जिले इंतजामिया, बताइए कि इंतजामिया तो कहीं आपको दिखाई नहीं दे रही। वहां पर जो लोग मौजूद हैं, कल फतेहगढ़ का इलाका आपने बताया, उनसे भी आपकी बात हुई होगी, क्या उन लोगों को मालूम है, दुकानदारों को मालूम है कि लोगों ने महदूद रहना है, यहाँ पर कोरोना केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, लोगों के साथ भी कल हमारी बात हुई तो कुछ दुकानदारों के साथ भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें तो बिल्कुल भी इंतज़ामिया की जानिब से अवेयर किया ही नहीं गया। जबकि आप जो है वो इलाके को मेंशन करते हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसके बाद जो है वो इस इलाके को बंद करना होगा, सील करना होगा। जो कोरोना फ़ेज़ 1 गुजरा है उसमें लॉकडाउन नज़र आता था, उसमें जो है वो पुलिस एहलकार भी नज़र आते थे, वहाँ पे इंतज़ामिया भी नज़र आती थी। लेकिन इस सूरत हाल में जो भी लिस्ट जो है वो फ़ाइनल हुई, जो भी इलाके मेंशन किए गए उसके मुताबिक जो है वो अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिस पे लॉकडाउन नज़र आए। लॉकडाउन बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कोई। बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स बता रहे थे आप। नाज़रीन, सूरत हाल आपने जानी है। इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब हैं, CEO हैं आप न्यू अस्पताल से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, मुसलसल आप कोशिशें कर रहे हैं, तकरीबन कोई 8-10 महीने हो गए हैं, मुसलसल नज़र है, आप डाटा देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन जब कागजात में हो जाता है, सूरत हाल आपने देखी है, कैसे कोरोना वायरस का फैलाव रुक सकता है? इन हालात में रुकेगा क्या?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन जब अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो वो कुछ दिन पहले बताती हैं कि हम 1 या 2 दिन बाद इस एरिया में स्मार्ट लॉकडाउन कर रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली इनको इस एरिया में बताया गया है कि लॉकडाउन है, कि शायद इसलिए उनको पहले वार्न कर दिया है 1-2 दिन पहले। तो मेरा ख्याल है कि जब वार्न कर देते हैं तो उसके 1 या 2 दिन बाद इंतजामिया भी पहुंच जाती है, पुलिस भी पहुंच जाती है। लेकिन कुछ लोगों को इजाज़त होती है, मसलन अब यहाँ पर कोई ऐसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं जिन्होंने इस एरिया से आना जाना है, उनको इजाज़त होती है। क्राउडिंग की जगह नहीं होती कि क्राउड इकट्ठा हो। ग्रोसरी की शॉप्स वगैरह खुली हैं ताकि लोग अपने मेडिसिन की दुकान खुली है ताकि इस किस्म की चीज़ें खरीद लें। तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वे ऑफ लाइफ, उसके मुकाबले में 20 to 25% तक एक्टिविटी हो जाती है इस इलाके में। ठीक, बिलाल आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर साहब ने तो चूंकि ये खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो नपे तुले अंदाज में थोड़ी बात की है, लेकिन 2 रोज पहले ये नोटिफिकेशन आया है जिला इंतजामिया की जानिब से, बाकायदा डेट मेंशन है कि इस डेट से जो है वो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन इन इलाकों में होगा, दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल सिद्रा, सबसे पहले मैंने ही ये खबर दी थी, तकरीबन हमारे पास ये आई थी 9-10 के दरमियान, तो 12 बजे इसको इम्प्लीमेंट करना था। बिल्कुल। और तकरीबन हमने रात 12 बजे बिल्कुल, और 11:30 बजे मेरा ख्याल है मेरा बीपर भी हुआ था, फिर 12 बजे फिर मैंने बीपर इस पे दिया था। मतलब मीडिया ने तो हाईलाइट कर दिया कि ये इलाके शामिल है, इन जगहों पे स्मॉल लॉकडाउन होगा। आगे का जो मरहला था कि उसके बाद जिला इंतजामिया जो महकमा सेहत के साथ मिलकर जिसने इसको इम्प्लीमेंट करवाना था, वो किस तरीके से करना था। देखिए इसी तरह सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि लोगों को शऊर, अब मेरा ख्याल है हम मीडिया पे तो दे रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट सतह पे हमें किसी को कोई शऊर नज़र नहीं आ रहा, जो कि सबसे बड़ी बुनियादी वजह है। अब ये आपने जब कोरोना की लोकल ट्रांसमिशन रोकनी है तो उसमें सबसे जो बुनियादी जो तरीका था वो यही था स्मॉल लॉकडाउन, तो उसको अच्छे तरीके से करते, थोड़ी सी सख्ती करते ताकि लोगों के जहनों पे जाता है कि जनाब अगर यहाँ पे हम अगर कोरोना SOPs पे अमल दरामद नहीं करें तो ये आज जो स्मॉल लॉकडाउन यहाँ भी लगा कल हमारे घरों पे भी लग सकता है, फिर लोगों के अंदर एक खौफो हरास पैदा हो सकता था। पहली जो हम लहर की बात करते हैं सिद्रा, आपने देखा होगा कि पहली और दूसरी लहर में डिफरेंस क्या है। वो यही है कि जब पहली लहर शुरू हुई थी तो लोगों को जिस पॉजिटिव आता था वो जिला इंतजामिया महकमा सेहत की टीमों के साथ पकड़ के लेके जाती थी, लोगों के अंदर खौफो हरास पैदा हो गया था। फिर लोग कहते थे हमने अपनी टेक केयर करनी है, कोरोना SOPs पे अमल दरामद करना है, हर बंदे के हाथ में आपको सैनिटाइजर नजर आ रहा था, मास्क नजर आ रहा था। तो अब सिचुएशन क्या हुई है, पहले अब तो होम क्वारंटीन की हमने इजाजत भी दे दी है, अब तो लोग काफी ज्यादा जो है ना और रिलैक्स हो चुके हैं, चलो आएगा कोई नहीं, हमें कौन सा किसी ने पकड़ने के नहीं आना है। तो इस वजह से ठीक है गवर्नमेंट एक्शन कर रही है, प्लानिंग भी कर रही है, लेकिन थोड़ी सी हम वो लोग हैं जो आसानी से नहीं मानते, तो थोड़ी सी पूरी दुनिया में बिलाल लोग आसानी से नहीं मानते। डॉक्टर साहब अक्टूबर के महीने में ये आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, उसका हमने थोड़ा डाटा निकाला, अक्टूबर के महीने में केसेस 2282, नवंबर में 6278, कितनी खतरनाक सूरत हाल, क्या इशारे दे रही है? सूरत हाल तो वाकई खतरनाक है, और खतरनाक इस लिहाज से भी है कि सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट हॉस्पिटल में आ रही हैं। ठीक। और आप अगर 15 दिन पहले देखें, एक 15 दिन के अंदर 100 पेशेंट इंक्रीज हुए हैं जो लाहौर के 31 हॉस्पिटल में दाखिल हैं। इस वक्त भी लाहौर में 389 पेशेंट दाखिल हैं लाहौर के 31 अस्पताल में, ये वो हैं जो क्रिटिकल हैं, और इनमें तकरीबन 107 मरीज हैं जो ICUs में हैं, 25 मरीज हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, और 257 हैं जो हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं। ये तकरीबन 100 मरीज कम थे 15 दिन पहले, इन 15 दिन में 100 मरीज का इजाफा हुआ है। तो सूरत हाल दिन ब दिन सीरियस से सीरियस पेशेंट आते जा रहे हैं, तो ये कोई आसान वाली कोई आम वाली वेव नहीं है, ये बड़ी सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट के लिए फर्स्ट वन से ज्यादा डेंजरस है। ये पेशेंट मैं बता रहा हूँ कि आ ही क्रिटिकल रहे हैं, जिन्होंने 3-3, 4-4 दिन घर गुजार दिए कि ठीक है बुखार ठीक हो जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगी। तो जब उनको नमूनिया एडवांस हुआ, उनके आधे से ज़्यादा दोनों तरफ के लंग्स इन्वॉल्व हो गए नमूनिया से, उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 तक चली गई, फिर वो एकदम भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ, और वो स्टेज ऐसी होती है कि हम उनको ICU के अलावा और कहीं नहीं रख सकते। ठीक, बिलाल हमारे कितने ही हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो कि कोविड की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं, हमारे कितने ही हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो अभी क्रिटिकल हैं, और कितने ही ऐसे हैं जो कि घरों में क्वारंटीन हैं?
बिल्कुल सीधा आपने डॉक्टर असद साहब की वो जो बात सुनी है कि 107 जो मरीज हैं वो आईसीयू में है। आईसीयू का मतलब ये है कि इन पेशेंट्स को किसी भी टाइम वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। अब आप ये देखें कि जब कोविड शुरू हुआ था हमारे पास पंजाब में 1200-1300 वेंटिलेटर था, फिर मिनिस्टर साहब ने परसों कहा जी हमारे पास 2500 वेंटिलेटर हो गया। 2500 में से चलें जी हमारे पास लाहौर में 500-600 है। अब आप ये देखें जो 107 उसमें वो आ गए हैं आईसीयू में, तो इसका मतलब ये है कि हमें इतने वेंटिलेटर को एडजस्ट करना पड़ेगा। म्यू हॉस्पिटल में 70-80 के करीब वेंटिलेटर हैं, जिसमें से मेरा ख्याल है 40-50 पे डॉक्टर साहब वो उस पे पेशेंट मौजूद होता है। तो इस वजह से लोग घरों में भी थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। वो लेट आने की वजह से जब क्रिटिकल पोजीशन आती है फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये अमवात का सिलसिला भी इसी वजह से बढ़ रहा है। क्योंकि लोग जब होम क्वारंटाइन करते हैं, होम क्वारंटाइन सिर्फ उसको करनी चाहिए जो एसिम्प्टोमेटिक हो, जिसको इश्यूज हैं, सिम्टम्स हैं, तो उसको चाहिए कि ऑलरेडी जाके किसी न किसी हॉस्पिटल में जाके अपने आप को एडमिट करवाए और थॉरली अपना इलाज मुआवजा करवाए ताकि वो उस पोजीशन में ना पहुंच सके। चले बिलाल, आज हम आपने सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की बात की है, इस पे मैं मजीद भी आपसे डिटेल्स जानूंगी, देखने वालों को जरूर बताएंगे कि वो कौन से पेशेंट्स होते हैं। डॉक्टर साहब, हमें सर इस वक्त अस्पतालों की सूरत हाल लाहौर में क्या चल रही है? कितने हमारे पास वेंटिलेटर्स मौजूद हैं? अभी कितनी कैपेसिटी फिल हो गई है और कितनी जगह मौजूद है? देखिए लाहौर में जो जहाँ तक वेंटिलेटर्स और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और आईसीयू बेड का ताल्लुक है, वो तो हमारे पास सफिशिएंट नंबर में मौजूद हैं। इनका अभी 30-35% ऑक्यूपेंसी रेट है। वो हम अभी उस बारे में परेशान नहीं है, और ना करें हमें बाकी बेड भी भरे हुए देखने को मिले। मसला ये है कि मैं एक चीज़ यहाँ पर और ऐड कर दूँ कि इस दफ़ा एक घर से एक शख्स नहीं आ रहा, इस दफ़ा पूरी की पूरी फैमिलीज आ रही हैं। इस वक्त भी हॉस्पिटल में एक फैमिली के 3 लोग एक जगह दाखिल हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक पेशेंट बीमार होता है, बजाय उसका का फौरन इलाज शुरू करा लें, उसको आइसोलेट कर लें, वो ऐसा नहीं हो रहा। जब तक जरा आइसोलेट नहीं करता, वो शख्स जो बीमार है वो घर में फिर रहा है, उसकी बीमारी बढ़ रही है, और उस बीमारी के बढ़ने के दौरान उसने पूरे घर को इन्फेक्ट कर दिया, और नतीजा ये निकलता है कि अल्टीमेटली पूरा घर कोविड पॉजिटिव हो जाता है। ये सबसे ज्यादा परेशान कुल है। तो डॉक्टर साहब, जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, इसी बात से मैं बात करना चाहूंगी आपके, कहाँ से कैरी किया? आपने उनसे पूछते होंगे ना कि आप कौन सी गैदरिंग में गए थे, या बाजार गए, या किसी शादी में, फंक्शन पे, कहाँ से कैरी कहाँ से कर रहे हैं? देखें इस वक्त तो किसी किस्म का SOP तो ऑब्जर्व, हर शख्स दुकान पर भी गया है, बाजार में भी गया है, उन्होंने जनाजे भी अटेंड किए हैं, शादी भी अटेंड की है, मॉल में भी गए हैं, कोई किसी ने किसी किस्म का परहेज नहीं किया, कोई एहतियात नहीं की। अब ये आइडेंटिफाई करना, हमने पूछा 4-5 पेशेंट से इंटरव्यू लिए हैं, उन्होंने कहा जी, एक ने कहा कि मैंने शादी अटेंड की, एक ने कहा जी कि मैं बाजार गया था, और सब ने कहा था हमने मास्क नहीं पहना था। ठीक है, और कॉमन चीज जो निकली, उन्होंने मास्क नहीं पहना था। अच्छा, जी। तो उससे हमने ये नतीजा किया कि बेसिक जो चीज़ है, अगर आपने अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, अजीज़ोकारों को बचाना है, मास्क एक बुनियादी चीज़ है। मास्क पहने, खुद भी बचें और इस कौम को भी बचाएं। ठीक, डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल्स की हम मजीद भी आपसे बात करते हैं। बिलाल, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की आप बता रहे थे कि उनको हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव, उसके हवाले से ज़रा डिटेल्स हमें बताइए। सीधा इसमें डिटेल्स ये थी कि पहली जब वेव आई थी तो उस वक्त हम देख रहे थे हमारे पास जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे जिनके अंदर वायरस मौजूद था, लेकिन उनको सिम्टम कोई अलामात नहीं थी, वो 80% के करीब थे, वो बिल्कुल ठीक थे, उनको कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो पॉजिटिव कुछ भी नहीं थे। 15% उसमें से ऐसे थे जो कि माइल्ड सिम्टोमेटिक थे, हल्की फुल्की उनको बीमारी थी, और उसमें से 5 थोड़े से क्रिटिकल थे, जिनमें से 2 से 2.5% वेंटिलेटर पे जा रहे थे। लेकिन इस दफा जो सेकंड वेव आ रही है, लाहौर में जो पॉजिटिविटी रेट है, हर 100 अगर टेस्ट करवाएं तो उसमें से तकरीबन लाहौर का जो नंबर आ रहा है वो 6.5% आ रहा है। तो इससे पहले पहली वेव में ये जो नंबर था, ये मेरा ख्याल है 2.5% के करीब था, जो पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है, डबल से भी बढ़ रही है। और इसी तरह अब हमने ये देखा कि नवंबर के महीने में अमवात की शरह में भी सिर्फ पिछले माह की निस्बत 5 गुना इजाफा हुआ। तो मतलब कि पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है, अमवात भी बढ़ रही हैं, केसेस तो अल्टीमेटली बढ़ रहे हैं। तो जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे उनकी तादाद भी कम हो रही है। उसके साथ साथ एक आपने इंट्रो में भी बताया था कि जो सेहतयाबी की जो शरह है
बहुत कम है। उसमें तकरीबन पिछले माह की निस्बत 50% कमी आई है। डॉक्टर साहब से ये जानते हैं, डॉक्टर साहब एक तो हम लापरवाही बता रहे हैं, पहले भी लापरवाही हमने देखी कि लोग कर रहे थे, लेकिन पेशेंट सिम्टोमेटिक ज्यादा थे और कम थे, बल्कि एसिम्टोमेटिक ज्यादा थे जिनको मालूम ही नहीं था अलामात का। इस बार ऐसा क्या हो गया है कि अब जो लोगों की रिकवरी रेट है वो कम हो रहा है, शरह अमवात बढ़ती जा रही है, क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, देखिए मैं क्या वजह जो जी बुनियादी वजह यह है कि पेशेंट को बुखार होता है, जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो घर में वक्त गुजार देते हैं, अपना कोविड टेस्ट भी नहीं कराते। ठीक चौथे दिन जब बुखार टूटता नहीं है उनका और उनको खांसी शुरू होती है, सांस उखड़ना शुरू होता है, तो उस वक्त वो अस्पताल की तरफ भागते हैं। ठीक और उन्होंने तब भी कोविड टेस्ट नहीं कराया होता, वो तो हम अस्पताल में इनको दाखिल करके शुरू में सस्पेक्टेड वार्ड में रखते हैं, आईसीयू सस्पेक्टेड आईसीयू में रखते हैं, और उसके बाद हम उनका टेस्ट करा के अगर पॉजिटिव आते हैं तो हम उनको कोविड वाले आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। तो बुनियादी वजह यह है कि पहले दिन से जब उनको बुखार हुआ है और खांसी हुई है, गला खराब हुआ है, वो अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि देखिए राउंड द क्लॉक 24 घंटे टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए मेयो हॉस्पिटल में, एक्सपो सेंटर में। जी अब कोई भी जिस पेशेंट को, किसी शख्स को सिम्टम है, वो आके टेस्ट करा ले, किसी को रिफ्यूज नहीं करते। तो 4 दिन घर में गुजार देना बीमारी के साथ और उस दौरान बाकी लोगों को भी फैला देना घर वालों को, ये बुनियादी वजह है कि इस वक्त हम क्रिटिकल पेशेंट देख रहे हैं जो अस्पताल में आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये भी मुझे बताइए कि जो हमारे क्वारंटीन हाउसेस बनाए गए थे वो क्या फाल हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े घर नहीं है, जो छोटे छोटे घरों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, उनके घर में क्वारंटीन सेपरेट होने की भी उतनी कैपेसिटी नहीं है। क्या गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है? वो आ सकते हैं अगर वो खुद से चाहें कि हम किसी गवर्नमेंट सेंटर में अपने आप को क्वारंटीन करना चाह रहे हैं? देखिए पहली बात है वो टेस्ट नहीं कराएं, जब टेस्ट कराएं तो पता चले कि पेशेंट पॉजिटिव हों। जी ठीक, पॉजिटिव हों और क्वारंटाइन नहीं है तो फिर तो हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे, कोई मसला कोई नहीं है, ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम ना दाखिल करें। पेशेंट जब बताता है कि मेरे पास होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइन है उस पर अगर वो पूरा नहीं उतरता तो हम उसको आपके पास अपने हॉस्पिटल में दाखिल कर लेंगे। ठीक, बिलाल, इतना डर है लोगों में, इतना खौफ है, आप ये नहीं समझ रहे कि खुदा ना खास्ता हम मुसलसल बताते रहे हैं कि एक बड़ी शरह ऐसी है लोगों की जिनको कुछ नहीं होगा भाई, उनको सिम्टम्स भी नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद लोगों को शदीद जुकाम है, लोगों को फ्लू है। मैंने कितने लोगों को कहा कि आप अपना कोरोना का टेस्ट कराएं और वो मेरी तरफ ऐसे हकारत से देखने लगते हैं कि शायद मैंने पता नहीं क्या कह दिया। भाई ये एहतियात के लिए ज़रूरी है, अल्लाह ना करे कि आपको हो, लेकिन एक एहतियात तो ज़रूरी है, आप अपने घर वालों को तो बचा सकते हैं। लोग समझ ही नहीं रहे। बिल्कुल सिद्रा, ये तो एलिमेंट है ही कि लोग हमारे थोड़े से हॉस्पिटल्स में किसी भी बीमारी को लेकर तब जाते हैं जब बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये सिर्फ कोविड का इशू नहीं, और भी बीमारी का इशू है। इसी वजह से हमारे हॉस्पिटल बड़े रहते हैं, हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, वो भी तब जब हम क्रिटिकली इल हो जाते हैं। तो इशू बेसिकली ये है, एक तो हमारे पास जिस तरह टेस्टिंग की जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी वैसे नहीं है। WHO ने पहली वेव में कहा था कि पाकिस्तान में पर डे योमिया 50,000 टेस्ट इनको करने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 50,000 को टच ही नहीं किया। नहीं, बिल्कुल भी, हम तो आध में भी नहीं गए। हाँ। तो योमिया पहली वेव में जब पूरे पीक पे थी तो हमारे 26-27 हज़ार के करीब जो टेस्ट थे ये हो रहे हैं। अब मेरा ख्याल है तो 20,000 भी को हम क्रॉस नहीं कर रहे। लाहौर में भी पर डे जो टेस्टिंग कैपेसिटी है ये मैक्सिमम 3,000 से ज़ायद नहीं है। तो अब क्योंकि स्मार्ट जो सैम्पलिंग थी वो भी नहीं हो रही, रैंडम जो सैम्पलिंग थी जिस तरह पहली वेव में की जा रही थी वो भी अब उस तरह नहीं हो रही जिस तरह करनी चाहिए थी। तो ये इश्यूज हैं। हॉस्पिटल्स के भी अंदर आप जाएं तो हर हॉस्पिटल इनका जो टेस्ट है ये नहीं ले रहा। अक्सर जिना हॉस्पिटल इन्होंने बनाया था, LGH बनाया था, लेकिन वहाँ पे भी कोविड की जो किट्स हैं उनका इशू है। वहाँ पे दोनों लेबॉर्टरीज में 250 पर डे टेस्ट होने चाहिए थी, जो मेरा ख्याल है 50 से ज़ायद वो कर ही नहीं रहे। तो ये इश्यूज हैं क्योंकि अब हर बंदा भी तो कम है ना, हर बंदा दिन से बता बिल्कुल हाँ। हर बंदा 8,000 रुपए का टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया एक्सपो मेयो में हो रहे हैं, इसी तरह जो दूसरे जो फोकल हॉस्पिटल बनाए गए हैं जिस तरह सर्विसेज है, जिना है और LGH है, इनको भी चाहिए कि अपनी एटलीस्ट अपनी कैपेसिटी पे अगर ये लोग आके टेस्ट करना शुरू कर देंगे फिर भी हमारे पास सफिशिएंट हमारे पास लोगों को हम उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो कि पॉजिटिव हैं। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि वेंटिलेटर की पहले दिन से हम बात कर रहे हैं, अभी तक पूरी इस कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव में कितने पेशेंट्स
वेंटिलेटर से रिकवर हुए, क्या परसेंटेज? देखें, वेंटिलेटर से रिकवर फ्रैंकली मेरे हिसाब से 0% है। तो डॉक्टर साहब फिर वेंटिलेटर का क्या फायदा है, क्यों है ऐसा? लेकिन 0% एक अटेम्प्ट तो करनी है, हम मेडिकल बिल्कुल प्रोफेशनल करनी है, अटेम्प्ट लेकिन करते हैं। 0% तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्यों है ये ऐसा? सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ। इसके मुकाबले में वो पेशेंट जो बाईपैप और सीपैप पर रहते हैं उनका यानी वो रिकवरी वेंटिलेटर पे जाने से पहले नहीं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट दाखिल हैं 98% रिकवर होके जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक, क्योंकि वो सीपैप और बाईपैप और हाई फ्लो ऑक्सीजन जब हम उनको देते हैं तो उससे काफ़ी अच्छे रिकवरी रेट हैं। वेंटिलेटर पर वो पेशेंट जाते हैं जो घर में से आते ही उस स्टेज पर हैं कि उनके 80% से ज़्यादा लंग मुतासर हो चुके हैं और बाईपैप और सीपैप पर वो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक, ठीक। तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट हम एज प्रोफेशनली हमें उनको एक चांस तो देना, अटैम्प्ट तो करनी पड़ती है। अब जिस तरह प्रोफेसर ज़ियाद साहब जो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, शेख ज़ायद के, वो वेंटिलेटर से ऑफ हो गए थे, अच्छा। लेकिन उनको फिर किसी और तकलीफ की वजह से उनकी डेथ हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वेंटिलेटर का जो मामला है, एक मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों के जहन में यही होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे पहुंच गया है तो फिर उसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी, और आप 0% कोविड में भी बता रहे हैं। कोविड में तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन बाकी बीमारियों में तो वेंटिलेटर लाइफ सेविंग होता है और पेशेंट रिकवर भी करते हैं। मैं सिर्फ कोविड की बात कर रहा हूँ। अच्छा इसमें रिजल्ट सर, अच्छे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं। आपको कुछ हुआ है, आपने एक दिन एक दवा खाई है, उससे आपको सुबह उठ के फर्क नहीं पड़ा, अगले दिन आपने दूसरी टैबलेट खानी है, तीसरे दिन आपने तीसरी खानी है, ये कितनी खतरनाक है? देखें, ये इतनी अच्छी बात है कि मैं इसका मैसेज भी दूंगा जी, क्योंकि प्रोग्राम भी खत्म होने वाला है। यही बात है विच इज मेकिंग ए डिफरेंस। आजकल के हालात में जबकि कोविड पैंडेमिक है, कोई शख्स भी किसी घर में अगर उसको बुखार होता है और खांसी होता है, वो समझे कि मुझे ये खुदा न खास्ता कोविड -19 है, हाँ। वो फौरन अपना टेस्ट कराए। उसके दो फायदे हैं, एक तो उसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा, क्लियर भी हो जाएंगे, फौरन उसका इलाज शुरू हो जाएगा, हाँ। और पहले दिन ही उसे पता चल जाएगा कि वो खुदा न खास्ता कोविड पॉजिटिव है, अपने आप को आइसोलेट करके बाकी सारे घर वालों को बचा लेगा। गलती इस वक्त ये हो रही है कि 3-4 दिन वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट घर में रहता है, बुखार के साथ खांसता है, सबको स्प्रेड भी कर देता है, खुद भी लंग मुतासर करा देता है, 3-4 दिनों में खुद एंड अप करता है आईसीयू में, और पीछे घर वाले सारे कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। ये बुनियादी गलती इस वक्त हो रही है हर शख्स के जिसको खांसी और जुकाम हो रहा है। आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। बिलाल, लोगों के रवैये अभी मजीद महकमा सेहत की जानिब से आपके जराए क्या बता रहे हैं, सख्ती होने जा रही है? अल्टीमेटली सिद्रा करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है इसमें। डॉक्टर साहिबा ने बताया था कि हम शादी की जो टाइमिंग है ये भी 11 से 3 कर रहे हैं, फिर बाद में भी उसमें कुछ कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है कि आखिर क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। हाँ। फिर उसके बाद कैप्टन उस्मान ने भी यही कहा था कि हम जो अगर ये लोग जो कारोबारी जो मराकज़ पे जो ऑनर्स हैं, जो कारोबार करते हैं, शादी हॉल्स या डिफरेंट मॉल्स वाले, अगर ये SOPs पे काम नहीं करेंगे तो फिर हम इनकी जो टाइमिंग है ये कम करेंगे। देखें, अब एग्जैक्टली SOPs अपनाना तो यकीनी तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोरोना से बचना है जी, आसान सा तरीका है, मास्क पहने, कोरोना से बच जाएंगे, स्मोक से बच जाएंगे, फजाई आलूदगी से बच जाएंगे और बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, स्मोक की बात हो रही है, माहौल की बात हो रही है, जिसे आलूदा करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब हम मुसलसल इदारों को ब्लेम करते हैं कि वो कुछ करें, जबकि हमारी अपनी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करें। डॉक्टर साहबा, अपनी जिम्मेदारी पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले हमें ये बताइए कि आप ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का बता रही थी, कितने ही सालों से हम सुन रहे हैं, तकरीबन 3 साल तो हो गए हैं कि महकमा माहौलियात इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक 50% भी भट्टे ज़िगज़ैग पे नहीं जा सकते, भट्टे भी कंप्लीट नहीं हो पाए जिनको ज़िगज़ैग के ऊपर कर दिया। अच्छा, मेरी डिफरेंट भट्टा मालकान से भी अक्सर मुलाकात और बात हो रही थी, तो इसको कन्वर्ट करने में उनके प्रेजेंट जो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल भट्टा है, उसको भी ये कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको तकरीबन कन्वर्ट करने पे ये जो आपका 50 से 60 फीट हाइट का जो आपका चिमनी होती है, इसके लिए वो बता रहे थे 18 से 20 या 25 लाख तक इसकी कॉस्ट आती है इसे कन्वर्ट करने के ऊपर।
तो उनको ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही थी। अगर आप देखें तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन को इतना प्रमोट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को इतना प्रमोट किया जा रहा है, उसी तरह ईंटों की और इस तरह के रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। लेकिन जब से ये बंद हुए हैं, इस वक्त जो करंटली जो हैं 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक तमाम कन्वेंशनल भट्टे बंद, बिल्कुल बंद है। लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है, काफ़ी मैंने देखा कि बिल्कुल बंद भी हैं, लेकिन अभी भी चल एक भी दो रहे हैं। बार मेरा ऐसा फील्ड में विजिट हुआ कि कुछ चल रहे हैं, ठीक है। और जिगजैग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम 70 से 80% तक जो है हवा को आलूदा होने से बचा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अच्छा जैसा डॉक्टर साहब, कि बताया अब हमें ये बताइए कि ये जो भट्टों का तो चले कसूर है ही, लेकिन सबसे ज्यादा माहौल को आलूदा करना जो है वो हम खुद कसूरवार हैं। हमारी अपनी गाड़ियां खराब हैं, बिल्कुल व्हीकल ऐसा सबसे बड़ी बिल्कुल एक ऐसा। रीजन है। अगर आप अर्बन एनवायरनमेंट की बात करिए कि शहरों के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा पोल्यूशन और कंट्रीब्यूटर सबसे बड़ी मुसीबत ये है ही हमारे यहाँ। बिल्कुल ऐसा आप देहात में, गांव में चले जाओ, बिल्कुल वहाँ ऐसा, तो वहाँ पे कोई साफ-सुथरा ऐसा माहौल है। ऐसा नहीं, बिल्कुल हाँ। ऐसा है। दूसरा, आपका प्लांट कवर उधर ज्यादा है, जो आपका मॉइस्चर लेवल जो है वो बेहतर है, तो इसलिए अब हमारे अभी भी मैं AQI, आपने जो फिगर्स हमें दी कि आज सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो है वो गुलबर्ग के एरिया, क्योंकि आपका ट्रैफिक, ऑल्दो हमने इनको एरियाज को सिग्नल फ्री कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपको हाइब्रिड कार्स नजर आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं जो कि फ्यूल फ्रेंडली हैं, और सबसे अच्छा फायदा उसका ये है कि जी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक, ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है गाड़ियों में भी, किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नॉक्सेस को, डीजल पावर नॉक्स रिडक्शन, जो डीजल से निकलने वाला जो धुआं होता है वो खासतौर पे नॉक्सेस होते हैं, ठीक, उसको भी कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी है गाड़ियों के अंदर लगी हुई है। इसी तरह जो नई हाइब्रिड कार आ रही हैं वो फ्यूल फ्रेंडली भी हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी। लेकिन अगेन 45% जो कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल। अर्बन एनवायरनमेंट में वो व्हीकुलर एमिशंस ही का है। और वही वाली बात जो मैं पहले भी हमेशा करती हूँ कि जी इंडिविजुअल लेवल पे हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आपको ज़रूरत क्या है। वही आज से आप 10-15 साल पहले जाएं, हमारी एक फैमिली कार हुआ करती थी, अब जितने अफराद हैं घर में उतनी उतनी cars हैं। गाड़ियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल एक ऐसा ही ही। जगह जाने के लिए हमारी फैमिली के लोग 3 मुख्तलिफ गाड़ियों में जाते हैं, कि किसी ने पहले जाना है, किसी ने पहले हाँ, उठना वो है, थोड़ा बाद में जाना अपनी है। शोशा भी तो बनानी होती है ना, हमारे वो हम बहुत ज्यादा behavior में भी तो एक वो आ गई है ना हाँ। कि कोई कम बैठेगा कोई ज्यादा, तो इस तरह से Exactly। हमारे, तो इस चीज़ को हमें अपने थोड़ी सी बिहेवियर को भी चेंज करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वो यूज़ कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। डिफेंस के अंदर बड़ा अच्छा मैंने अब देखा कि लोग अक्सर अब बाइसाइकिल और साइकिल चलाते हुए आपको ये नजर बड़ा आते अच्छा trend हैं, है। खवातीन भी चलाती हुई नजर आती हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने स्कूटीज़ बच्चियों को दी हैं, वो इंडिविजुअली जो है वो यूज़ कर रही हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को भी प्रेफर हमें करना चाहिए कि जहाँ पे हमने अकेले एक बंदे ने गाड़ी लेके जानी है तो ना करें। अच्छा, हमें ये बताइए कि कंफर्टेबल AQI क्या होता है? कंफर्टेबल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? कंफर्टेबल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका 50 से 60 तक जो है वो अच्छा क्वालिटी इंडेक्स होता है। अगर इससे ऊपर जाएगा तो वो अनहेल्दी होना शुरू हो जाएगा। 150 के ऊपर ही वो अनहेल्दी हो जाता है, 200 के ऊपर वो हैजर्डस हो जाता है। जो इस वक्त जो आपने अभी बताया 300 प्लस, ये तो बहुत हैजर्डस है। इसके ऊपर तो अगर आप इंटरनेशनली बात करें तो इस वक्त तो आपकी इमरजेंसी क्लियर हो जाती है और आपको निकलने के लिए हमारे यहाँ कोई हमारे पास नहीं। कोई ऐसा वो नहीं है। खासतौर पे जो बड़े अफराद हैं, एज के अफराद हैं और छोटे बच्चों के लिए खासतौर पे ये बहुत सेंसिटिव है। और ख़ासतौर पे जो एज़मा पेशेंट्स हैं या जिस तरह भी रेस्पिरेटरी या ब्रोंकाइटिस जिन लोगों को है तो उन लोगों के लिए बड़ा हैजर्डस है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अभी हमारी फ़ज़ा में ऐसे कौन सी गैसेस मौजूद हैं या फिर कौन से ऐसे मवाद मौजूद हैं फ़ज़ाई आलूदगी में, बिल्कुल, जो कि इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल नहीं है? अगर हम उनको इनहेल करते हैं तो फिर वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। अच्छा, जैसा मैं अभी बता रही थी कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। ये सबसे अहम, हम सबको पता है हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। बिल्कुल। इस ऑक्सीजन के बैलेंस को जब आप खराब करेंगे, दूसरी गैसेस इसमें शामिल होनी शुरू हो जाएंगी। हमारी बॉडी के अंदर जब दूसरी गैसेस जाती हैं, जैसे हमारे ऑक्सीजन है और अगर हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं तो एक और केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी में बनता है जिसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है जी, आपकी बॉडी की अपनी ऑक्सीजन को डिप्लीट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप पहले खांसी करते हैं, आपकी बॉडी खांस के अपनी ऑक्सीजन पूरी कर लेती है। अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे हो तो आपकी खांसी करने से, इवन ऑक्सीजन लगाने से, और खुदा ना खासा एक्सट्रीम केसेस में आपने देखा होगा कि जी आप वेंटिलेटर्स और उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह चेक करते हैं कि 97 से 99 के बीच में ये बड़ा हेल्दी ऑक्सीजन सेचुरेशन।
तो जब भी हम बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, अब आप दूसरी गैसेज सॉक्सेज हो सकती हैं, भट्टों से निकलने वाला जो धुआं है, नॉक्सेज जो डीजल के आपके डीजल जनरेटर्स हैं, जहाँ पे भी डीजल फ्यूल यूज होगा वहाँ से नॉक्सेज निकलेंगे, हैवी व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल, बड़े व्हीकलर एमिशंस हैं। इसके अलावा जब इनकम्प्लीट कंबशन यानी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, जब हम ये अपना वेस्ट को आग लगा देते हैं, तो होता ये है कि ऊपर ऊपर का वेस्ट तो जल जाता है, नीचे से जो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है उससे जो धुआं निकलता है वो कहीं ज्यादा खतरनाक होता है उस वेस्ट से जो पड़ा हुआ है। अच्छा, धुआं हर तरह का खतरनाक? बिल्कुल, धुआं हर तरह का खतरनाक, जिसको आपने बर्न किया है उसमें से डिफरेंट गैसेस निकली। बारबेक्यू वाला धुआं भी बिल्कुल, खतरनाक? बारबेक्यू वाला, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। बारबेक्यू बनाने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? कोयला। जब कोयला हम करते हैं, अब कोयले की मुख्तलिफ इकसाम है, अच्छी क्वालिटी का कोयला, बीच की क्वालिटी का और बहुत ही लोअर ग्रेड कोयला। जो हमारे पाकिस्तान में कोयला अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी बहुत डाउन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमें बताने के लिए कि माहौल को साफ रखना है तो हमें और आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, कूड़े को नहीं जलाना और इसके साथ साथ माहौल में आपने अपना कंट्रीब्यूट करना ही है, तो फिर मास्क भी पहनिए, आप स्मोक से बच जाएंगे। मुझे आपने इजाजत देनी है, कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।